ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में हम जैसे कि हमने अभी पोइट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड करने के बाद, और बहुत ज़्यादा ये डोमिनेंट जो यूनरा स्टेज में लिखा गया वो पोइट्री थी, और मेजर पोइट्स और उनके वर्क्स को हमने देखा है, और कुछ वर्क्स पे ज़ाहिर आप भी बात करेंगे। अब हम चलते हैं जी प्रोज राइटिंग जो हुई है, और इसमें हम नॉवेल को जो है वो सेपरेटली करेंगे। So, though the Romantic period specialized in poetry, there also appeared a few prose writers, Lamb, Hazlitt, and De Quincey, who rank very high. जैसे हमने अभी बात की कि रोमांटिक इस एज के अंदर जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जॉनरा रहा था वो था पोइट्री। बड़े बड़े पोइट्स को हमने देखा, जीनियस जिन्होंने, अब इवन के पोइट्स ने प्रोज में भी वर्क किया है, क्रिटिसिज्म में भी उन्होंने वर्क किया है, और मेजर जो है वो पोइट्री का काम भी उन्होंने किया है। तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो प्रोज राइटर हैं, लैम हैं, जैसे इनका जिक्र हम पढ़ते आए, इनके कमेंट्री जो है डिफरेंट वर्क्स के ऊपर, एलिजाबेथन के ऊपर या प्योरिटन एज में कुछ राइटर्स के ऊपर इनकी कमेंट्री आपने सुनी थी या पढ़ी थी, और उनके साथ हैजलिट और डी क्विंसी को आज देखेंगे कि ये तीन राइटर हैं, तो इन तीनों ने कुछ काम किया। तो प्रोज एज जो है कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगी, इसमें कोई ज्यादा पेचीदगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। So there was no revolt of the prose writers against the 18th century comparable to that of the poets. और poets में जिस तरह की एक revolution आ चुका था, आपको prose में वो उस तरह का कोई खास revolt आपको नहीं मिलेगा। Although इनकी subject handling जो है वो romantic ही रहेगी, लेकिन इनके यहाँ कोई उस तरह से बायरन जैसा करेक्टर आपको नहीं मिलेगा, जो शैली की तरह का एक रेवोल्यूशनरी पोइट आपको नहीं मिलेगा। But a change had taken place in the prose style also. Writers in the Romantic period were rather more concerned with subject matter and emotional expression than with appropriate style. तो इस टाइप के जो राइटर हैं वो पिछली ऐसे 12 नमूने अलग करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सब्जेक्ट हैंडलिंग है, जैसे मैंने पहले कहा, कि उनका सब्जेक्ट मैटर है, उनका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो उनको जरूर अलग करता है अपने प्रेडिसेसर से। They wrote for an ever-increasing audience, which was less homogeneous in its interest and education than that of their predecessors. क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी माशरा, इंग्लैंड की जो सोसाइटी और कल्चर है, ग्रेजुअली, कहाँ प्रिंटिंग प्रेस से पहले का टाइम था कि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, प्रिंटिंग प्रेस आई तो किताबें आ गई, और फिर स्कूल यूनिवर्सिटीज एजुकेशन जो है इतनी तेजी से डेवलप हुई, एक वाइड रीडरशिप वजूद में आती है, जिसका नतीजा हम नॉवल की बर्थ की सूरत में भी देखते हैं, क्योंकि एक नई क्लास इमर्ज होती है, न्यू क्लास जो पैटर्नाइज करते हैं, क्योंकि वो खरीद सकते हैं आप किताब, वो मैगजीन खरीद सकते हैं, अखबार खरीद सकते हैं। तो ये जो माइनर जो कंट्रीब्यूशन है ये मिलकर वो करते हैं। तो अब ऑथर्स ने भी अपना जो रुख है वो आम लोगों की तरफ कर दिया। So the romantics preference was the spontaneity rather than formality and the contrivance. ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट देम। प्योर प्रोज ऑथर्स जो हैं हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दो सम रोमांटिक पोइट्स, जैसे हमने थोड़ी सी बात पहले भी की है, जैसे कि कॉलरिज हैं, कॉलरिज का आपको पता है अलग से अपना क्रिटिकल वर्क है, बायोग्राफी मटेरिया है, और उसके अलावा शैली का काम है, कीट्स है, बायरन है, wrote excellent prose in their critical writings, letters and journals, and some of the novels like Scott and Jane Austen were masters of the prose style. यानी हम प्रोज में हम थोड़ा सा, एक तो नॉवेलिस्ट को हम अलग कर लेंगे, और दूसरा जो जिनका क्रिटिकल वर्क है उनको भी हम मेंशन नहीं कर रहे। Those who wrote prose for its own sake in the form of the essays and attained excellence in the art of prose writing, जो प्योर प्रोज राइटर हैं हमने कहते हैं, जैसे हमने कहा कि जॉन कीट्स इज अ प्योर पोएट, हमारे पास प्योर ऑथर हैं। वैसे तो कॉलरिज ने भी आपको पता है काम किया, शैली ने किया, कीट्स ने किया, वर्ड्सवर्थ का प्रेफेस भी है, इसका नाम भी दे सकते थे हम यहाँ, लेकिन उन्होंने हमको सेपरेटली उनके अपने आइडियाज को हमने पोइट्री के अंदर जो कि डिस्कस कर लिया है, और नॉवल में जेन ऑस्टन स्कॉट को दोबारा से देख, या गॉथिक नॉवेल्स जो साथ एक नया जॉनर इन्वेंट हुआ था विद इन नॉवेल्स। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ प्रोज लिखी है एसेस की फॉर्म में, जैसे हम ऐसे कहते हैं, वही प्रोज फॉर्म है हमारे पास,
as far as artistic genre is concerned, literature का genre is concerned. So ये प्रोज राइटर जो है लैम, हैजलिट और डी क्विंसी, ये सिर्फ 3 आथर हैं और इनका कुछ काम है, तो हमने इसको सिर्फ जानना है, तो हमारा रोमांटिक प्रोज का जो ईरा है वो आसानी से कवर हो सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं जी चार्ल्स लैम, तो he was born in 1775, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर आई थिंक बर्थ ईयर है जेन ऑस्टन, एंड died in 1834। और यहाँ पे हम देखते हैं चार्ल्स लैम इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज इन इंग्लिश, तो ये अपने टाइम पे बड़ी लवेबल पर्सनालिटीज रही हैं। ही लिव्ड अ वेरी हम्बल, ऑनेस्ट एंड मोस्ट सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लाइफ। बड़े कुछ शरीफ इंसान थे, पोलाइट इंसान थे, हम्बल इंसान थे, ऑनेस्ट इंसान। He never married, but devoted himself to the cares of his sister Mary. इन्होंने, इनकी खास बात पर्सनैलिटी के हवाले से आपको याद रहेगी, वो ये है कि इन्होंने कभी शादी नहीं की, और ये कि इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया अपनी सिस्टर मैरी का ख्याल रखने के हवाले से। 10 years his senior, who was subject to mental fits, उनको ज़हनी मसला था, वो मेंटल फिट्स पढ़ते थे, उनको 10 साल इनसे बड़ी थी, तो इन्होंने क्या किया कि उनका ख्याल रखा सारे में। In one of which she had fatally wounded her mother, क्योंकि उनको फिट्स भी पड़ते थे, वो ऑब्वियसली थोड़े पागलपन का आप कह सकते हैं स्लाइड से, तो उनका ख्याल रखने के लिए चार्ल्स लैम ने अपनी जो है ना लाइफ को वक्फ किया। एसेज इनसे कौन से हैं, इनके एक पेन फिगर भी है, पेन नेम भी अपने यूज किया करते थे, कि इमेजिनरी फिगर भी यूज किया करते थे, जिसको ये कहते थे एलिया, अपना ये पेन नेम यूज करते थे चार्ल्स लैम एलिया। इन एसेज ऑफ एलिया के नाम से स्पेस में जो पब्लिश होते हैं, एंड लास्ट एसेज के नाम से 1833, in which has revealed his own personality. He talks intimately to the readers about himself, his quaint whims and experiences, and the cheerful and the heroic struggle which he made against misfortune. तो अपनी अक्सर ये पर्सनैलिटी को बीच में लेके आते हैं, खुद को डिस्कस करते हैं, अपनी लाइफ को वहां से जो एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करके वहां से उनको गाइड करते हैं। Unlike Wordsworth, who was interested in natural surroundings and shunned society, Lamb, who was born and lived in the midst of the London street, was deeply interested in the city crowd. बिल्कुल ये अपोजिट बिहेवियर हमें इनका मिलता है वर्ड्सवर्थ के हवाले से, जिन्होंने सिटी लाइफ को बिल्कुल छोड़ दिया था, शन कर दिया था, और बिल्कुल जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों, नदियों और वुड्स के अंदर जो अपनी ज्यादातर लाइफ और अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस करते थे वो चीज़ों। लेकिन लैम जो है मिडस्ट ऑफ द लंदन स्ट्रीट में पैदा होता है, तो उसी सिटी लाइफ के बारे में बात करते हैं। इट्स प्लेयर्स इन द ऑक्यूपेशंस, इट्स एंडलेस कॉमेडीज एंड द ट्रेजेडीज, एंड इन हिज एसेज he interpreted with great insight the human sympathy that crowded human life of the joys of the sorrows. तो ये इनकी सारी जो एसेज हैं सिटी लाइफ के ऊपर है, और उनकी रिपिटेशंस हैं, अपनी जात को तजुर्बे के तौर पे रखते हैं सामने, और एक पोलाइट वे में जो है अपने एक इमेजिनरी फिगर के जरिए से लिखते हैं। एसेज ऑफ एलिया के नाम से लिखे, और लास्ट एसेज के नाम से उन्होंने कलेक्शन ऑफ एसेज जो है पब्लिश किया है। एलिया द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेज, एलिया इनका जो पेन नेम है, इनका एक इमेजिनरी फिगर है। लैम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द इंटीमेट एंड द सेल्फ रिवीलिंग एसेज, जो हम लगातार बात करेंगे, अपनी जात को ही वो लेके चलते हैं, उसको रिवील करते हैं, और उसी के तजुर्बे से लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं उसी कलर के अंदर। So Lamb जो है that belongs to the category of the intimate and self-revealing essayist, of whom Montaigne is the original and Cowley the first exponent in England. Montaigne के साथ जो कि एसोसिएशन है, ये फ्रेंच आथर थे जिन्होंने एसेज की बुनियाद रखी है इस जॉनरा की ओरिजिनली यूरोप के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर, और जो है वो उसके अलावा जो काउली हैं द फर्स्ट एक्सपोनेंट का इन इंग्लैंड है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। टू द इनफॉर्मेलिटी ऑफ द काउली ही adds the solemn confessional manner of Sir Thomas Browne। ठीक है, तो अपने काम के अंदर ये मोंटेन से, काउली से और सर थॉमस ब्राउन के वर्क का जो कन्फेशनल मैनर है, सोलम मैनर है, उसको लेके आते हैं। He writes always in the gentle, humorous way about the sentiments and the trifles of the ability। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन वो ये फॉलो नहीं करते, उनका जो टच स्टाइल है या वो क्रिटिकल स्टाइल है थोड़ा सा उनको, या
वर्ल्डली विजडम के तौर पे रखते हैं, वो कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट को, सेक्रेड एलिमेंट को, सोलम बिहेवियर वो नहीं शो करते। एक साइंटिफिक वे होता है उनकी राइटिंग का, तो उनसे ये बिल्कुल आप इन्हें अलग कर सकते हैं। ये जो लाइन फॉलो कर रहे हैं वो कॉवली, मोंटेन, मोंटेन तो सबका ही जो कि एक फाउंटेन सोर्स है, सर थॉमस ब्राउन की फॉलो कर रहे हैं, जिनको हमने लास्ट एज में देखा था। The sentimental smiling figure of Elia in his essays is only a clock with which Lamb hides himself from the world. तो ये एलिया के फिगर के पीछे छुप के जो है एक फॉर्म, एक क्लॉक की तरफ से यूज करते हैं। तो इनका ये एक फिगर है, एक पेन नेम है, एक मीडियम है जिसके जरिए से ये कमेंट्री करते हैं। It is this wonderful combination of the personal and the universal interest together with his rare old style and the quaint humor which have given his essays his perennial charm and earned for him the covetable title of the prince among the English essays. इनको कहा जाता है prince among the English essays. ये थे चार्ल्स लैम्ब। इनको याद रखने की सिर्फ कोई मुश्किल हमें नहीं आएगी, क्योंकि इनके एक दो ही जो है एसेस के कम्बिनेशन पब्लिश होते हैं। एलिया की फिगर है, पर्सनैलिटी को एक्सपोज करते हैं, तो इनको ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एसेस ऑफ एलिया एंड द लास्ट एसेस। विलियम हैजलिट है हमारे पास, सेकंड एसेस 1778, इनसे 3 साल छोटे लग रहे हैं। 1830 में इनकी डेथ होती है। एज अ पर्सनैलिटी हैजलिट वाज जस्ट द अपोजिट ऑफ लैम्ब। लैम्ब और हैजलिट का हम कंट्रास्ट करेंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके अपोजिट एक पर्सनैलिटी है। ही वाज अ मैन ऑफ वायलेंट टेम्पर एंड स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। उसमें हमने देखा था कि वो बड़े हम्बल हैं, बड़े उनका जो मिजाज है वो बड़ा लूसिड है, बड़ा सिंपल है, ऑनेस्ट किस्म के इंसान है, और हमें उनके टेम्पर में कोई वायलेंस नजर नहीं आता। लेकिन विलियम हैजलिट के टेम्पर में हमें क्या मिलता है? एक वायलेंट टेम्पर, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक रखने वाला आदमी। इन हिज जजमेंट ऑफ अदर्स ही वाज ऑलवेज डाउनराइट एंड फ्रैंक एंड नेवर केयर्ड फॉर इट्स इफेक्ट्स ऑन देम। बड़े डाउनराइट और फ्रैंक है और अगले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वर्ड्स ये यूज कर सकते हैं। इनको इनके टेम्पर को देखकर मुझे पाकिस्तानी जो एसेइस्ट है ना, कुछ अर्सा पहले मैं पढ़ा करता था, अब तो वो लोग भी मुझे इतना इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। वाइड रीडरशिप होने से ये नुकसान और फायदे हो रहे हैं। साथ साथ हसन निसार के जो मैं पढ़ता था वर्क या उनकी आप वीडियो देखते हैं तो उनमें एक आपको वायलेंट टेम्पर मिलता है, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक मिलती हैं, और वो भी इस तरह डाउन राइट है, और समटाइम अगले बंदे की इंसल्ट फील करने लग जाता है अगले बंदा उनके पास बैठ। विलियम हैजलिट की तरह का इनका मिजाज हमें सिमिलर कर सकते हैं। और ये आप जरूर बताइएगा कि हमारे पिछले आथर है ये किस पाकिस्तानी एसेइस्ट के करीब हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है, वैसे इनका नाम लैम है। लैम हमारे यहाँ आपको पता है नरम मिजाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये तो लैम है, अपने वर्ड्स पे पूरे उतरते हैं। तो ये चलिए एंड पे आप मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है इसके ऊपर। और ओके जी, आगे लाइन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एंगेज्ड इन बिटर स्ट्रगल अगेंस्ट नेपोलियन, हैजलिट वर्शिप्ड हिम एज अ हीरो। हैजलिट का आप देख रहे हैं वायलेंट टेम्पर, स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक, फ्रैंक एंड डाउनराइट फ्रैंक है, बल्कि आउटस्पोकन है, और वर्शिप्ड हिम एज अ हीरो। नेपोलियन को इन्होंने जो है वो आइडियलाइज किया और उसकी तारीफ वगैरह करनी शुरू कर दी। जिससे आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में तनाव सा होगा इनको लेकर के, लेकिन ये अपने सख्त मिजाज हैं और बिल्कुल ऐसे लोगों को ये हीरो बना रहे हैं जिनको शायद अपने माशरे में इतना पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल हसन निसार की तरह वो भी ऐसे लोगों को हीरो बनाएंगे जो माशरे से इतने अप्रूव नहीं होते। तो ऐसा लगता है हमारे राइटर ऐसे राइटर है, इन्होंने यकीनन इंग्लिश के एसेज को पढ़ा हुआ है, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर हम इन लोगों को, क्योंकि हमने एसेज को इतने डिटेल से एज ए जॉनरा नहीं पढ़ाया जाता, सिवाय बेकन के आप लोग पढ़ते कोई नहीं, हमने भी नहीं पढ़े अपने टाइम में। वरना हमारे यहाँ लिखने वालों की तो हम फौरन से हमने जज कर जाना था कि किसको फॉलो कर रहे हैं, किससे मुतासिर है। द स्पिरिट ऑफ द एज जो है इसका क्या ताल्लुक है जी हैजलिट के साथ। हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम वन बाय वन ऑन अकाउंट ऑफ द एग्रेसिव नेचर, क्योंकि हैजलिट की एग्रेसिव नेचर थी, तो ये जैसे हमने कहा आउटस्पोकन थे, तो इनके एक एक करके दोस्त है उनको छोड़ना ही था, ये लगता है, या उसका कॉन्सिक्वेंस हमें नजर आ रहा है। And at the time of his death, only Lamb stood by him.
चार्ल्स लैम जो है वो इनके साथ था, और बाकी जो है वो सारे लोग इनको छोड़ जाते हैं हमारे बाद। Hazlitt wrote many volumes of the essays, of which the most effective is The Spirit of the Age. तो Spirit of the Age जो इनका एक वॉल्यूम ऑफ एसेज है जिन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने काफी प्रोलिफिक ऑथर से कंपैरेटिवली लैम से ज्यादा शायद उन्होंने लिखा है, in which he gives critical portrait of the number of his famous contemporaries. The Spirit of the Age के अंदर इन्होंने जो contemporary जो लोग हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, उनके कईयों के critical portraits बनाए हैं ऐसे। This was a work which only Hazlitt could undertake because he was outspoken and fearless in the expression of his opinion. क्योंकि ये काम शायद वही कर सकते थे जो आउटस्पोकन बंदा हो, जो क्रिटिकल एनालिसिस कर सके अपने टाइम के लोगों का, वो हैजलिट ही कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास हैं जी थॉमस डी क्विंसी हैं, ये तीसरे हमारे प्रोज राइटर हैं। आपने देखा कि कोई इतनी हमें डिफिकल्टी नहीं है प्रोज राइटर को समझने में, इनके काम भी बहुत लिमिटेड हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी है। So De Quincey is the famous as the writer of impassioned prose. Impassioned prose के लिए famous है। He shared the reaction of his day against the several classism of the 18th century. The reader is irresistible, attracted by the splendor of the style, which combined the best elements of the prose and the poetry. So the defects of his style are that he digresses too much and often stops in the midst of the fine paragraph to talk about some trivial thing by the way of jest. तो इनकी ही ये खामी भी है, बाकी ये फेमस हैं इम्पैशन प्रोज के लिए, और इन्होंने जो है वो एक नया स्टाइल, एक स्प्लेंडर के साथ जो लिखने की कोशिश की है डी क्विंसी ने। लेकिन इनकी खामी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पुराने टीचर्स की हुआ करती थी। हम भी जब लेक्चर लेते थे, मुझे याद है कॉलेज की बात है, कुछ हमारे एक दो टीचर थे जो मेन पॉइंट जो है ना भूल जाता था, और वो जो है डिग्रेस कर जाते थे, जो पढ़ाने आए वो पढ़ाते ही नहीं थे, कुछ और पढ़ा के चले जाते थे और वापस नहीं आते थे, टॉपिक को याद ही नहीं। और हमारे फेलोज भी याद, क्योंकि याद करवाने में ज़्यादा नुकसान समझते थे लोग। सो इन्होंने वो राइटिंग में अडॉप्ट किया। डी क्विंसी को पढ़ के मुझे वो याद आते हैं। तो डी क्विंसी क्या करते हैं कि राइटिंग में ये जो है इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ जो है वो ट्रिवियल थिंग में निकल जाएंगे और जो है मैं मेन टॉपिक से डिग्रेस कर देंगे। ओके, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये क्या है? इसको समझते हैं, कन्फेशंस ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर, ये क्या चीज हो सकती है, इसका क्या ताल्लुक है डी क्विंसी के साथ? सो डी क्विंसी वाज ए हाईली intellectual writer, याद रखना, and his interests were very wide. Mostly he wrote in the form of articles of the journals, and he deals with sorts of the subjects about himself, his friends, life in general, art, literature, philosophy, religion. इन्होंने हर तरह के मज़ामीन लिखे हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी किया है, और बहुत ज्यादा चूंकि ये पढ़ते थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, तो हर तरह की बातों पे ये, हर तरह के जो मसाइल हैं, सब्जेक्ट मैटर है, दोस्तों से लेकर, जिंदगी से लेकर, आम हालात से लेकर, आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन, हर चीज पे ये लिखते थे। So of his autobiographical sketches, the best known is Confessions of an English Opium-Eater. ये इनकी autobiographical sketches हैं, in which he has given us in the most interesting manner glimpses of his own life under the influence of opium. ठीक है, ओपियम भी लिया इन्होंने, तो यहाँ पे ये थोड़े सिमिलर है किनके साथ? एसटी कॉलेज के साथ, कॉलेज के साथ। हाँ जी, कॉलेज तो चले बीमार था, और लेकिन इन्होंने जो ओपियम का एक्सपीरियंस किया है और उसको लेकर के इन्होंने फिर राइटिंग की है, तो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने अपने स्केचेस एक प्रोड्यूस किए, उन्होंने ऐसे लिखे हैं ओपियम खा के, और उन्हें ऐसे, और ओपियम के जो तजुर्बात हैं उनको साथ साथ शेयर किया है। He wrote fine biographies of a number of the classical, historical, literary personages, of which the most ambitious attempt is The Caesars. तो इन्होंने एक बुक बनाई है बायोग्राफीज की, तो फेमस पर्सनालिटीज की बायोग्राफी की एक बुक इन्होंने कंपाइल की थी, उनका नाम है द सीजर्स। ठीक है, ये वही सीजर है, जूलियस सीजर वाला टाइटल है। तो द सीजर यानी अपने टाइम के, अपनी फील्ड के जो सीजर्स हैं, जो लीडर हैं, जो नुमाया पर्सनालिटीज हैं। हियर सीजर, द सीजर्स यूज एज एन एडजेक्टिव। तो इनका जो काम है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जिसमें अपने ओपियम यूज करने के जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया है। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, तो इनकी अपनी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है सारी, खुद इंग्लिश ओपियम ईटर हैं, खुद को कह रहे हैं।
और दूसरी जो है द सीजर जो है इनकी बायोग्राफी। उसके अलावा इन्होंने बेशुमार ऐसे लिखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। His most perfect historical essay is Joan of Arc. जॉन ऑफ आर्क जो है ये मिडिल एजेस के अंदर एक एक्टर हो गुजरा है। ये थोड़ी देर में लेकिन आप मुझे बताएंगे ये कौन है। On the knocking at the gate in the Macbeth, अब this slide हमने काट ली है। On the knocking at the gate of the Macbeth, तो इनका एक फेमस ऐसे हिस्टोरिकल ऐसे इन्होंने लिखा था जॉन ऑफ आर्क के ऊपर, जो एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है होती थी। His essays on the principle of the literature are original and penetrating. And the best of this type is the one where he gives the distinction between the literature of the knowledge and the power. तो इन्होंने लिटरेरी एसेस भी लिखे हैं, लिटरेचर के ऊपर के लोगों के ऊपर भी, लिटरेचर के ऊपर भी। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज द मोस्ट ब्रिलियंट एसे जो है मैकबेथ के ऊपर जो है इनका एक क्रिटिकल एसे है। उसके अलावा भी इन्होंने फेमस पर्सनालिटीज पर भी काम किया है। तो he also wrote very scholarly articles on Goethe, on Pope, Alexander Pope ऐसे इनका ऐसे हैं, Goethe के ऊपर ऐसे है, Schiller के ऊपर ऐसे हैं, Shakespeare। Besides this, he wrote a number of the essays on science and theology। तो जैसे हमने पहले कहा था, बहुत prolific इन्होंने सब्जेक्ट्स को यूज किया है, हर तरह के मौजूआत पे लिखा है। तो in all his writings, De Quincey asserts his personal point of view. And as he is a man of strong prejudices, likes and dislikes, he often gives undue emphasis on certain points. तो हर ऐसे तकरीबन जो कि ऐसे होता है, पर्सनल सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सारा एक एनालिसिस होता है वो। तो ये भी उसी पैरामीटर को फॉलो करते नजर आते हैं। The result is that De Quincey is still one of the most fascinating prose writers of English. इन्हें अब भी समझा जाता है इस आज के दिन के तौर पे भी कि बड़े फैसिनेटिंग किस्म के प्रोज आते हैं। तो इस तरह करके हमारा ये प्रोज का जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई आपको इसमें मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं पेश आएगी इसको ऑर्गेनाइज करने में, इस डाटा को, कि प्रोज राइटर जो रोमांटिक एज में कौन है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने इसको हम एक मिनट का रिव्यू लेते हैं। तो मेरा ख्याल में फ्रंट से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज, और इसमें हमने देखा कि सिर्फ 3 राइटर जो हैं रिमार्केबल हैं, लैम, हैजलिट एंड De Quincey। और इसको हम देखते हैं कि इनका क्या क्या काम है। ये हमने इनके स्टाइल पे थोड़ी सी बात की, इनका थोड़ा सा कंपैरिजन किया अदर ऑथर्स के साथ, जो उस टाइम के जो पोइट्स हैं उनके साथ। और फिर हमने ये साथ थोड़ी सी बात की कि जो डोमिनेट जॉनर था वो तो पोइट्री था, और जो बड़े बड़े पोइट थे कॉलेज, शैली, कीट्स और बायरन, इन्होंने जो है वो कुछ प्रोज का काम भी किया, लेकिन हम उनको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। हम यहाँ सिर्फ प्योर प्रोज राइटर्स को ले रहे हैं। और जहाँ तक बात है प्रोज में स्कॉट और जेन ऑस्टन के काम की, तो उसको हम सेपरेटली नॉवेल में देखना चाहते हैं। इसमें पहले आते हमने चार्ल्स लैम्ब पे बात की, बड़े हम्बल, ऑनेस्ट और लवेबल थे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी सिस्टर का हमेशा ख्याल रखा जिनको कोई दिमागी प्रॉब्लम था। एसेस ऑफ एलिया, एलिया पेन नेम है, एक फिगर है, एक पर्सनालिटी है जिसका नाम यूज करके ऐसे लिखते हैं। लास्ट एसेस के नाम से 2 इनके वर्क्स हैं, और ये किस तरह के हैं हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद विलियम हैजलिट की हमने बात की, और बात की कि ये बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है, वायलेंट टेम्पर, स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक है, आउटस्पोकन है, और जो है नेपोलियन को बहुत पसंद करते थे ये। और ये उनकी ऐसी बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर से उन्हें सब छोड़ जाते हैं, सिवाय चार्ल्स लैम्ब के जो इनकी फ्रेंड हैं। लेकिन ये अपोजिट होने के बावजूद, जो कि लिटरेरी जाइंट थे दोनों, लिहाजा एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती अच्छी चली। इन्होंने भी बहुत ऐसे लिखे हैं, वाइट सब्जेक्ट पे लिखे हैं, और इनमें जो है द स्पिरिट ऑफ द एज है, इन विच ही गिव्स अ क्रिटिकल पोर्ट्रेट ऑफ द नंबर ऑफ फेमस कंटेम्परेरीज। उसके बाद हमने देखा डी क्विंसी को। डी क्विंसी जो है उन्होंने कौन कौन सा काम किया, ये हमने समझने की कोशिश की। बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल समझे जाते थे, लेकिन ओपियम भी उन्होंने ली, जिससे हमने कहा कि ये सिमिलर हैं इसके साथ कॉलेज के साथ। यस, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर में मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस दिए हैं, और सीजर्स में इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं फेमस पर्सनैलिटीज की। उसके अलावा इन्होंने क्रिटिकल वर्क भी किए हैं, हिस्टोरिकल एसेज भी लिखे जॉन ऑफ आर्क के शक्ल में,
और ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इन्होंने क्रिटिकल ऐसे लिखा है अबाउट ऑन मैकबेथ। सो उसके अलावा गोएथे को और स्किलर के ऊपर भी लिखा, शेक्सपियर के ऊपर भी लिखा, साइंस के ऊपर, थियोलॉजी के ऊपर, वो हर तरह के सब्जेक्ट मैटर पे डी क्विंसी ने काम किया है। उम्मीद है कि आपको यह भी याद होगी आपको।